नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में। और इसमें हम बातचीत करेंगे कि ईरान का जो वॉर हो रहा है, इसका टोटल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है मार्केट पे, इकोनॉमी पे। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखेंगे, लेकिन हमारा फोकस इंडियन मार्केट और इकोनॉमी पे ज़्यादा होगा। उस पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और एक सिनेरियो पेंट करने की कोशिश करेंगे कि वॉर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे क्रूड ऑयल में क्या होगा, उसका मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या होगा। इस चीज़ का एक सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और हम अच्छी तरीके से समझ सकें कि आने वाले समय में सिचुएशन किस तरह से हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं करेंटली वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों साइड से, यानी यूएस और इजराइल साइड से भी और ईरान साइड से भी जो काउंटर अटैक हो रहे हैं, उससे संभावना अभी तो नहीं लग रही है कि रुकने वाला है ये युद्ध। और ईरान ने जो है एक अपने जो आसपास के पड़ोसी देश है, करीब एक दर्जन, उन पर भी हमले किए हैं, यूएस एसेट्स पे या उनके ऑयल एसेट्स पे। उससे सिचुएशन और खराब होती जा रही है। तो बेसिक आइडिया ये है कि सिनेरियो पेंटिंग होगी कि क्या क्या हो सकता है और खास तौर पे इंडियन मार्केट किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसलिए शो का नाम भी है ईरान इजराइल यूएस वॉर एंड मार्केट सिनेरियोस। क्या क्या हो सकते हैं। तो सिनेरियो पेंट करने से पहले थोड़ा इसके कोर इशू को हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो कोर इशू है वो किस तरह से दिख रहा है। तो जो पूरा इस समय सिनेरियो, उसमें कोर इशू है ग्लोबल ऑयल शॉक। सिंगल पॉइंट पे हम लोग दिन भर बात कर रहे हैं कि कच्चा तेल कहाँ है, इस समय $100 पे है, $95 पे है, $105 पे है, $110 पे है, कहाँ जाएगा, क्या होगा। हर मार्केट एक्सपर्ट की, हर इकोनॉमी के जानकार की, सरकार की, अमेरिका की, दुनिया भर की चिंता सिर्फ ऑयल से है। और आप देखिए थ्रेड ट्विटर के, यूट्यूब के भरे पड़े हुए हैं। तो इसी को समझना चाहिए, एंड दैट इज द सिंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज ऑलवेज आई टोल्ड यू, ओनली कमोडिटी इन द वर्ल्ड विच कैन शेक द इकोनॉमीज। सिर्फ एक चीज है, क्रूड ऑयल, जो पूरी दुनिया को हिला सकती है और हिला रही है इस समय। तो सिंगल ही प्रॉब्लम है। अब क्या है इसमें, द बिगेस्ट मैक्रो रिस्क फ्रॉम द ईरान वॉर इज डिसरप्शन ऑफ ऑयल सप्लाई, स्पेशली थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के पास का एक 21 माइल या 30-35 किलोमीटर का एक पैसेज है, जहां से ऑयल के शिप्स गुजरते हैं एशियन कंट्रीज के लिए। भारत आते हैं, चीन जाते हैं, और दूसरे इधर की जितनी भी एशियन कंट्रीज, उनके लिए तेल जाता है। टोटल वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से आता है, ऑयल एंड गैस। इंटरेस्टिंगली, भारत जो अपना इंपोर्ट करता है ऑयल, जो उसके यहाँ आता है, उसका 60 से 65% इसी रूट से आता है। तो नो डाउट कि हमारे ऊपर इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। तो दुनिया भर का 20% ऑयल और भारत का 60 से 65% ऑयल गैस सब इसी रूट से आता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चिंता और दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि अचानक से 20% सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी तो ऑयल शॉक्स आएंगे। एक तो ये समस्या है। Any disruption here can cause large spikes in oil prices and global inflation, जो कि ऑलरेडी करने लगा है। अब आप देखिए कि $100 पे क्रूड चल रहा है, बीच में एक बार 115 122 तक चला गया था, फिर वहां से नीचे आया। भयानक वोलेटिलिटी चल रही है, कहाँ सेटल होगा अभी पता नहीं है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बिल्कुल बंद रखा जाएगा। फिर खबरें आती कि नहीं, कुछ एक देशों के लिए वो रियायत दे सकते हैं। इधर अमेरिका कह रहा है कि हम और हॉर्मुज से जो शिप पास होंगी उनको सिक्योरिटी देने में हमको समय लगेगा, 1 महीना लग सकता है। तो ये तमाम चीजों के बीच में वो एक पैसेज या वो गलियारा, जिसको स्ट्रेट हॉर्मुज कहते हैं, वो इम्पैक्टेड है और उसकी वजह से सप्लाई इम्पैक्टेड है। तो पहली बड़ी प्रॉब्लम ये है सप्लाई की। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि ऑयल की सप्लाई को दो तरह से समझना चाहिए। एक तो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ नहीं पा रहे हैं, तो पहला डिसरप्शन तो वो हो गया। दूसरा डिसरप्शन एक और हो रहा है सप्लाई का, जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में आप बहुत जोर शोर से सुनेंगे, जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूं कि जिन भी देशों में ईरान हमला कर रहा है, यानी अगल बगल के देश में, कभी कुवैत में, कभी बहरीन में, कभी ओमान में, यूएई में, सऊदी अरब में,
वहां जो ऑयल एसेट्स पे वो हमले कर रहा है उससे जो नुकसान हो रहा है, तो आपने खबरें सुनी होंगी, प्रोडक्शन कम कर दिया गया या किसी ने रिफाइनरी शट डाउन कर दी। हमेशा याद रखिए कि ऑयल के जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे डीप सी ब्लॉक हो, चाहे शैलो ब्लॉक्स हो, अगर वहां पे प्रोडक्शन कट किया जाता है या शट डाउन किया जाता है, तो उसको दोबारा उसी लेवल पे अप एंड रनिंग करने में न सिर्फ बहुत पैसे लगते हैं, बहुत समय भी लगता है। तो अगर कल को ये कह दिया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एकदम ओपन हो गया, तब भी पूरी सप्लाई बहाल होने में समय लगेगा। तो सप्लाई डिसरप्शन दो तरह समझिएगा, और इसीलिए क्रूड प्राइस बहुत शार्प रिएक्शन दिखा रहा है, 100 के पास इस समय ट्रेड कर रहा है। अब ग्लोबल मार्केट इसमें कैसे रिएक्ट करता है, तो हमने समस्या समझ ली कि क्रूड ऑयल का स्पाइक, सप्लाई डिसरप्शन, और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो खाड़ी है, वो रास्ता है जो, वो सबसे बड़ी समस्या है। अब इसका रिएक्शन ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑफ होता है। जैसे ही ये होगा, ऑयल स्पाइक होगा, तो एक बहुत ही टिपिकल पैटर्न हम लोग देखते हैं। शेयर मार्केट गिरेंगे, जो गिर रहे हैं, रोज गिर रहे हैं, खूब जोर से गिर रहे हैं। तेल के दाम बढ़ेंगे, जो बढ़ रहे हैं, $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी, यूएस डॉलर मजबूत होगा, डॉलर इंडेक्स देखिए 99 पे चल रहा है, और बॉन्ड यील्ड काफी वोलेटाइल होंगी। यूएस की बॉन्ड यील्ड चल रही है 4.25, वहां पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड चल गई, 2 साल की उछल गई, बॉन्ड यील्ड में वोलेटाइलिटी होगी। अब आप यहाँ ये सोच रहे कि गोल्ड प्राइस तो बढ़े नहीं। यहाँ पे एक कैच है, जब भी डॉलर बहुत स्ट्रांग होगा तो गोल्ड का बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है, एक तो ऑयल की तरफ शिफ्ट हो गया है, इकोनॉमी को मैनेज करने में शिफ्ट हो गया है। दूसरा, जब डॉलर महंगा होता है तो गोल्ड की बाइंग कम हो जाती है, क्योंकि गोल्ड का जो ट्रेड होता है प्योरली डॉलर में हो रहा है, तो वहां पे रुक गया, नंबर वन। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गोल्ड ठंडा पड़ गया है। गोल्ड में जैसे ही ये सिनेरियो चेंज होगा, आग लगेगी। तो इसलिए गोल्ड भी इसी कैटेगरी में इसलिए रखा है कि रिस्क ऑफ ट्रेड। रिस्क ऑन ट्रेड क्या होता है? मार्केट, इक्विटी मार्केट में आप लगाते हैं, कमोडिटी के डेरिवेटिव्स में जो आप लगाते हैं वो रिस्क ऑन ट्रेड है। लेकिन जब आप रियल एसेट्स में पैसा लगाते हैं, रियल एसेट्स क्या है? कच्चा तेल रियल एसेट है, और बॉन्ड आपका रियल एसेट है, करेंसी आपका रियल एसेट है, तो वहां पे रिस्क ऑफ ट्रेड होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग इन ग्लोबल। पूरी दुनिया में एग्जैक्टली यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मार्केट बुरी तरीके से गिर रहे हैं, और बाकी एसेट्स में आप देखिए डॉलर मजबूत है, गोल्ड मजबूत है, तेल तो चल ही रहा है ऊपर। ये एक टिपिकल पैटर्न है इस तरीके की सिनेरियो का। अब एशिया और इंडिया खास तौर पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा रॉन्ग या वीक फुटिंग पे है। क्यों? ऑयल इंपोर्टिंग एशियन इकोनॉमीज आर मोस्ट एक्सपोज्ड, की रिस्क फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया। वाई? तेल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन शूट अप होगा। हम अपनी जरूरत का 80 to 85% एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो उसकी जो कीमत बढ़ी हुई आएगी, तो इससे इन्फ्लेशन शूट होगा। इन्फ्लेशन शूट अप होगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, वाइड होगा, करेंसी पे प्रेशर बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ₹92 का $1 हो गया, करेंसी शूट अप होगी। क्यों? क्योंकि ऑयल खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर ऊपर भागेगा, आपके सामने है। प्लस साथ में एफआई बेच रहे हैं तो और ज्यादा डॉलर निकल रहा है, करेंसी प्रेशर आ गया। स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी जो है वो लाइफलाइन होती पूरी इकोनॉमी की। चक्का घूमता कैसे, गाड़ी का चक्का कैसे घूमता है? जब वो चलती है। चलती कैसे है? तेल से। तेल कहां से आता है? विदेश से। कैसे खरीदते हैं? डॉलर में। तो पूरी चीजें एक दूसरे से सीक्वेंसली जुड़ी। जैसे कभी आपने अगर स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप साइकिल से अगर जाते होंगे, तो बहुत बड़ा साइकिल स्टैंड होता है जहां पे सब लोग अपनी साइकिल, स्टूडेंट्स लोग खड़ी करते हैं, हम लोग भी खड़ी करते थे। अगर उसमें एक साइकिल कोई गिरा दे एक साइड की, तो लाइन से पूरी 100-150 साइकिल गिरती थी। एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है कि एक कच्चे तेल की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। कच्चा तेल महंगा तो इन्फ्लेशन महंगा, इन्फ्लेशन महंगा तो डेफिसिट बढ़ गया, डेफिसिट बढ़ा तो करेंसी और वीक हो गई, करेंसी वीक हो गई तो एफआई और बेचने लगे, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई। ये सारी चीजें सिंक में है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्रूड इज द ओनली कमोडिटी विच कैन शेक द मार्केट। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है वो कच्चा तेल है। तो ये हो रहा है। अब जैसे ही ये सारे सिनेरियो पैदा होंगे,
तो तमाम जो एजेंसीज हैं दुनिया भर की, वो इंडिया के जीडीपी को, जो उनका अनुमान है, उसको कम करना शुरू कर देंगी। अभी तक नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में आप लिख के रख लो कि वो अपने अनुमान कम करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के, अलग अलग देशों में, क्योंकि ये शॉक बड़ा है। अगर ये 1.5-2 महीने चल गया तो आपके जीडीपी पे सिग्निफिकेंट डेंट आ सकता है, ये क्योंकि एक दूसरे से सिंक चीजें हैं, राइट। अब सेंट्रल बैंक्स के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई, डिलेमा हो गया साहब। अभी तक का पूरी दुनिया का माहौल क्या था, अमेरिका का, भारत का, चीन का, जापान का, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, इकोनॉमी को फ्यूल करो, ग्रोथ बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ, तो ब्याज दरें कम करो। अब ये डिलेमा हो गया कि इतना भयानक आपको जो शॉक लग रहा है, अब इसमें क्या करें। डिफिकल्ट सिचुएशन पड़ गई ऑयल शॉक की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ग्रोथ स्लो हो गई है। अब आप क्या करेंगे। देखिए, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग और कैटेगरिकल चीज है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर करना पड़ेगा, जिससे कि इन्फ्लेशन नीचे आए। लेकिन जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर करेंगे तो ग्रोथ गिर जाएगी, और ग्रोथ ऑलरेडी गिर गई है, अब आप फंस गए। तो सेंट्रल बैंकर के लिए टफेस्ट टाइम होता है ये, कि एक तरफ इकोनॉमी स्लो हो रही है और इन्फ्लेशन शूट अप हो रहा है। इसको स्टैगफ्लेशन सिनेरियो बोलते हैं। इस स्टैगफ्लेशन सिनेरियो में मान लीजिए ग्रोथ फ्यूल करने के लिए रेट कोई कट कर दे गलती से, तो इन्फ्लेशन में आग लग जाएगी। तब आपके गरीब लोग, आम आदमी को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो सामान नहीं खरीद पाएंगे। अगर वो इंटरेस्ट ऑफ रेट को बढ़ा देते हैं इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए, तो जो इकोनॉमी का चक्का चल रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि पैसे नहीं है। ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से मिलेंगे, लोन से मिलते हैं, लोन और महंगा हो गया। तो सेंट्रल बैंकर्स के सामने, चाहे वो फेड हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे वो चाइना का बैंक हो, चाहे वो जापान का बैंक हो, सबके सामने ये एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। इस दुविधा से कैसे निपटेंगे, बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल कॉल है। और ये कॉल इस पे डिपेंड करेगी कि ये जो वॉर चल रहा है, जो ऑयल शॉक मिला है, ये कितनी जल्दी नॉर्मलाइज होता है। अब इसका मार्केट इंप्लीकेशन क्या होगा। दो होंगे, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म। मीडियम टर्म का जो इंपैक्ट होता है वही आगे जाके लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है। पहले शॉर्ट टर्म में क्या समझते हैं। भयंकर वोलेटिलिटी हो रही है, आप देखिए मार्केट में जबरदस्त उठापटक मची हुई है। ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ है, लेकिन उठापटक मची हुई है। एफआईआई का बिहेवियर रिस्क ऑफ हो जाता है। मार्केट गिरना शुरू होता है तो एफआई साइड में हो जाता है और अपने प्रॉफिट के ट्रेड को बेचता है। भारतीय बाजार में आप देख रहे हैं कि वो 42-43 हजार करोड़ की सेलिंग मात्र 8 ट्रेडिंग सेशन में कर चुके हैं। तो उनको, क्योंकि उनके लिए करेंसी भी वीक हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, तो जब वो बेचेंगे अपना सौदा यहाँ पे भारत में तो रुपए में बेचेंगे, और जब उसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो पता लगा डॉलर का दाम बढ़ गया है, तो उतने रुपए में कम डॉलर मिलेंगे, तो रिस्क ऑफ ट्रेड जाएंगे वो। तो एक तो नई बाइंग तो करेंगे ही नहीं, जो पुरानी उनकी बाइंग है, जहां उनको प्रॉफिट है और उनको ये लग रहा है कि ग्रोथ भी स्लो होगी, करेंसी भी वीक हो रही, तो तुरंत बेच के निकल लेंगे आज की तारीख में। और एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग। इक्विटी मार्केट भयंकर प्रेशर में आ जाते हैं, आ गए हैं। दुनिया भर के आप बाजारों को देख रहे हैं, तगड़े प्रेशर में आ गए। तो वोलेटिलिटी होती है, क्रूड की वोलेटिलिटी आपने देख ली, इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी आपने देख ली, मार्केट का बिहेवियर आपने देख लिया, एफआई के बिहेवियर आपने देख लिया। ये हो गया शॉर्ट टर्म का। मीडियम टर्म में क्या होगा। इफ ऑयल स्टेबलाइजेस, मार्केट यूजुअली रिकवर फ्रॉम शॉक्स। मार्केट का एक सबसे बड़ा गुण ये है कि ब्याज दर और कोई भी चीज ऐसी है वो स्टेबल होनी चाहिए। मार्केट को सरप्राइजेस पसंद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उनको सरप्राइज नहीं पसंद है। अगर $100 पे कच्चा तेल है और ये तय हो जाए कि अगले 5 साल तक वो इसी भाव पर रहेगा, तो मार्केट बैक ऑफ एनवेलप अपनी गणित करेंगे और उसके हिसाब से फिर वो अपना मूव बनाएंगे। लेकिन अगर उनको ये नहीं पता कि कल सुबह उठ के क्रूड का भाव क्या होगा, परसों रिजर्व बैंक क्या करेगा, ब्याज दरें कहां जाएंगी, तो मार्केट फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए मीडियम टर्म की पहली कंडीशन ये है कि चीजें स्टेबल, स्थिर होनी चाहिए। वहां पे एक स्थायित्व, एक ठहराव होना चाहिए। अगर वो ठहराव आ जाता है तो जो ओवर सेलिंग की गई है, जो बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई इक्विटी मार्केट में, वहां पे आपको रिकवरी दिखेगी और शॉक से उबरने की वो कोशिश करेंगे, राइट।
व्हाई दिस मैटर फॉर इंडियन मार्केट एंड व्हाट आर यू सीइंग नाउ? अब आते हैं असली चीज पे। अब भारतीय बाजारों में इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? जो बिहेवियर हमने देखा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है? आईटी स्टॉक्स बुरी तरह से पिट रहे हैं, पिटे हुए स्टॉक फिर से पिट रहे हैं। बैंक शेयरों में धुआंधार पिटाई चल रही है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, छोटे बैंक हो, बड़े बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो, सबकी पिटाई हो रही है। एफआईएस की सेलिंग धुआंधार चल रही है। नंबर्स आपके सामने हमने बताया कि 42,000 करोड़ वो सिर्फ अब तक बेच चुके हैं, आगे और कितना बेचेंगे पता नहीं, पूरा महीना बाकी है। और कच्चा तेल ऊपर भागता है, कच्चा तेल ऊपर भाग रहा है। तो मार्केट के लिए ये चारों फैक्टर्स काम कर रहे हैं इस समय, आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने, डेली हम लोग इस पे बात करते हैं। दिस इज ऑल ए क्लासिक रिएक्शंस टू द जियोपॉलिटिकल प्लस ऑयल शॉक। जब कभी भी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनती है, ऑयल भागता है, तो ऐसे ही सिनेरियो बनते हैं। हमने रशिया यूक्रेन के समय भी यही सिनेरियो देखा था। रशिया और यूक्रेन के सिनेरियो में क्रूड कितना बुरी तरीके से ऊपर गया था, लेकिन कई एनालिस्ट आपको मिलेंगे जो उस सिनेरियो और इस सिनेरियो को पैरेलल करने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। यूक्रेन रशिया का युद्ध और ईरान अमेरिका का युद्ध अलग है, क्योंकि वहां पे एक पार्टनर रशिया जो ऑयल मेजर है, वो बहुत लिमिटेड इंपैक्ट रखता है ऑयल मार्केट में। यूक्रेन वर्ल्ड मार्केट की इकोनॉमी में कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है, ये फैक्ट समझ लीजिए आप। तो इसीलिए रशियन मार्केट में, ऑयल मार्केट में सैंक्शंस लगे, उनको बोला गया कि इससे कम में आप बेचेंगे नहीं, प्राइस करिए। सब कुछ होने के बावजूद कच्चा तेल $60 पे बिक रहा था, 60, 65, 70, क्योंकि वो इतना बड़ा अकेला प्लेयर नहीं है कि पूरी दुनिया के मार्केट को हिला सके। तो एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन आया, लोगों को लगा कि शायद रशिया यूक्रेन वॉर बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन वो लिमिट उन्हीं दो कंट्री के बीच में रहा, उसमें कोई तीसरी कंट्री नहीं इन्वॉल्व हुई, तो वो लिमिटेड इंपैक्ट। लेकिन जब आप ईरान वॉर देखते हैं, तो ईरान इज अ थर्ड लार्जेस्ट क्रूड प्लेयर इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट गैस प्लेयर इन द वर्ल्ड। वो बड़ा प्लेयर है, और उसने अपने साथ 1 दर्जन और आसपास के लोगों को समेट लिया। दूसरा, जहां युद्ध हो रहा है वो पूरा ऑयल ब्लॉक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल ब्लॉक वही है, मिडिल ईस्ट। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, सब शामिल हैं उस युद्ध में। सबके ऑयल एसेट्स तोड़े जा रहे हैं, और जहां से सप्लाई हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 20% सप्लाई वर्ल्ड की होती है, वहां इम्पैक्ट है। और वहां से एशियन मार्केट को तेल आता है, हमारा 60-70% वहीं से आता है। तो इसलिए दोनों वार का जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट लोग या मार्केट एक्सपर्ट लोग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप लोग प्लीज उसके झांसे में मत आइएगा। अब पेंट करते हैं 3 सिनेरियो, कि अगर 3 सिनेरियो हम लेके चलें कि कच्चे तेल का भाव क्या होगा और उसका इंपैक्ट क्या होगा, तो हमने कोशिश की है ये समझने की मोटे मोटे तौर पे कि इसका इंपैक्ट समझते हैं कि 3 सिनेरियो, जो 3 क्रूड ऑयल सिनेरियो एंड इंपैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट। हमें अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन के बाजार में क्या हो रहा है, कोस्पी गिर रहा है, चढ़ रहा है, हमें अपने बाजार की ज्यादा चिंता है। तो इंडियन मार्केट के 3 सिनेरियो हम लिखते हैं। एक बेसिक सिनेरियो हम लोग लेके चलते हैं कि $85 से $90 का क्रूड रहेगा। देखिए 60 तो आप कुछ समय के लिए भूल जाओ कि $60-70 पे क्रूड आएगा, फिलहाल के लिए आप भूल जाइए, वो नहीं आने वाला। अभी पहला सिनेरियो बनता है कि $85 से $90 के बीच क्रूड रहेगा ड्यूरिंग दिस वॉर, कि मान लीजिए हॉर्मुज को उन्होंने रिलैक्स कर दिया कि नहीं चलो इंडिया चाइना को तेल पहुंचता रहे, तब भी बहुत नीचे तेल नहीं आएगा क्योंकि वॉर चल रहा है। तो पहला केस है 85 से 90। तब क्या होगा? अगर क्रूड ऑयल 85 टू $90 रहता है, तो ये एक मैनेजेबल सिनेरियो होगा। $85-90 का भाव मैनेजेबल है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन वो मैनेजेबल होगा, और जीडीपी ग्रोथ लार्जली इंटैक्ट रहेगी। स्लाइटली इंपैक्ट आएगा, थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं कि मान लिया हमने 7.6% का अनुमान लगाया रियल जीडीपी का, तो 7.4 हो गया, ठीक है, 0.2% का हमने एक जर्क ले लिया, उतना इंपैक्ट हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो स्टिल दैट इज मैनेजेबल।
क्योंकि इस सिनेरियो में क्या होगा, इन्फ्लेशन भागेगा तो आपकी नॉमिनल जीडीपी जो 8.6 है वो 9 हो जाएगी, तो मार्केट के लिए कोई बुरी बात नहीं। तो ये सिनेरियो पहला मैनेजेबल है। इस सिनेरियो में आगे क्या होगा, इस सिनेरियो में आगे होगा कि टेम्परेरी वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, मार्केट कुछ दिन बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। मैंने कहा ना कि मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए, उसको भाव का अंदाज आ गया, उसको देख लिया कि अब $85 से ऊपर नहीं जा रहा है तो स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर वो नहीं गिरेगा, फिर उनको लगेगा ठीक है इस भाव पे चल रहा है, इसको हम अपने में काउंटिंग करते हैं और इसका इंपैक्ट ले लेते हैं और फिर मार्केट चलेगा। सेक्टर्स कहाँ पे इंपैक्ट आ सकता है या आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बैंक्स चलना शुरू हो जाएंगे जो बुरी तरीके से पिटे हुए, बैंक में तेजी आएगी, ऑटो कंपनीज में तेजी आएगी जो बुरी तरीके से पिटे हुए हैं, और कैपिटल गुड में भी तेजी आएगी क्योंकि फिर काम शुरू हो जाएगा, कैपेक्स वेपेक्स जो भी रुक गया था वो सब चलना शुरू हो जाएगा। दैट इज द लीस्ट डैमेजिंग सिनेरियो फॉर इंडिया कि अगर क्रूड ऑयल 85 से 90 के बीच में रहता है तो इससे भारत पर सबसे कम असर पड़ेगा। तो इसलिए हम सबको ये मनाना चाहिए कि भैया इस युद्ध के दौरान भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि 100 से 110 115 के रेंज में रहेगा ऑयल, यानी 100 का मार्क ब्रीच करेगा, 110 115 100 के बीच में रहेगा कहीं। दिस इज वेयर मैक्रो प्रेशर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। यहां पे आपके मैक्रो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। मैक्रो का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ग्रोथ, ये सब मैक्रो डेटा है, ये बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन मीनिंगफुली बढ़ेगा, अच्छे से बढ़ेगा इन्फ्लेशन। अभी आपका सीपीआई अगर 3.3% है तो 5% भी जा सकता है, वो मीनिंगफुली बढ़ेगा। रुपया कमजोर होगा, 92.5 और 93 भी हो सकता है, 93.5 भी हो सकता है, क्योंकि इंपैक्ट आना शुरू हो जाए। 100 से 110 आप मैनेज नहीं कर सकते। करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने कहा कि बढ़ेगा और उसका इंपैक्ट आपकी फिस्कल डेफिसिट में दिखेगा, सरकार के लिए दिक्कत होगी। इसका आगे इंपैक्ट मार्केट पे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर रिड्यूस एक्सपोजर, अभी जो बेच रहे हैं उससे ज्यादा वो बेचेंगे क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल का दौर होगा कि साहब $110 तो मैनेजेबल नहीं है, तो फॉरेन अपना एक्सपोजर रिड्यूस करेंगे। इक्विटी मार्केट भयानक वोलेटिलिटी, डाउनवर्ड ट्रेंड, भयानक वोलेटिलिटी डाउनवर्ड ट्रेंड, भयानक वोलेटिलिटी डाउनवर्ड ट्रेंड, ये ध्यान रखिएगा कि वो नीचे की तरफ रुझान रहेगा वोलेटिलिटी के साथ। सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जो गिरेंगे अच्छे से, एयरलाइंस, एटीएफ की कीमतें शूट टू द रूफ, वो गिरेंगी। पेंट्स कंपनियां चूंकि डेरिवेटिव यूज करते हैं क्रूड का, केमिकल कंपनियां वो भी पेट्रोकेमिकल यूज करती हैं, और कंजम्पशन स्टोरी जितनी, जैसे साबुन सर्फ एफएमसीजी गिरे, अब ये सब में वो सब चीजें यूज होती है तो क्रूड से पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड होती है, तो एफएमसीजी भी गिरेगा। यानी नाम लेने की जरूरत नहीं, साबुन सोडा सर्फ ये सब बनाने वाली कंपनियों पे असर आएगा, केमिकल कंपनियों पे असर आएगा। बेनिफिशियरी कौन होगा, वो एक ही सेक्टर है, ऑयल एंड गैस वाला। तो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जो तेल निकालती हैं, जो गैस निकालती हैं, अपने आप जानते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, 2-3 कंपनियां हैं जो इस धंधे में लगी हुई हैं, उनको इसका फायदा होगा क्योंकि $110 पे अगर क्रूड बिक रहा है और उनकी जो कॉस्ट है वो 60 65 या $55 के आसपास आ रही, तो बंपर उनको गेन होगा, भयानक गेन होगा उनको, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो प्राइसिंग जो होती है क्रूड ऑयल की वो इंटरनेशनली होती है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ $60 पे हम निकाल ले रहे हैं तो हम $70 पे इंडियन ऑयल को बेच देंगे, नहीं, प्राइसिंग इंटरनेशनली होती है। तो उनको भयानक फायदा होगा क्योंकि उनकी जो मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं, ये जो आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोलियम, इन कंपनियों को लार्जली नुकसान होगा, लेकिन कुछ कुछ को फायदा हो सकता है क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपस्ट्रीम भी हैं और डाउनस्ट्रीम भी हैं, यानी ऑनशोर ऑफशोर दोनों है, वो एक तेल निकाल भी रही है, बेच भी रही है, और उनके लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है तो वो स्टेबलाइज करेंगे और फिर वो अपने करेंगे, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा इंपैक्ट आएगा। अब यहां पे एक कैच है, अब पिछले एक्सपीरियंस से याद करिए, जब क्रूड ऑयल तेज गिरा था, बम्पर मुनाफा हो रहा था कंपनियों को, तो सरकार ने विंड फॉल गेन्स टैक्स लगा दिया था। वो टैक्स का एक, जिसको ना राष्ट्रपति की ओर से एक गैजेट जारी हुआ था, वो इस समय सस्पेंडेड मोड में है। जैसे ही सरकार देखेगी कि तेल कंपनियां भयंकर पैसा बना रही हैं, तो वो विंडफॉल गेन्स टैक्स लगा देंगे उनके ऊपर, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये लाइकली है। तो इसमें एक स्टार लगा के लिए कंडीशंस अप्लाई है यहाँ पे।
नाउ कम टू द सिनेरियो नंबर 3 विच इज कैटास्ट्रॉफिक, डिवास्टेटिंग सिनेरियो है कि तेल 130 से 150 चला गया, इस रेंज में ट्रेड करने लगा, ये वॉर इंटेंसिफाई हो गया, ईरान मान नहीं रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट एकदम से परेशानी है, वहां से तेल निकल नहीं रहा, सप्लाई बिल्कुल डिसरप्ट हो गई है, तो तेल 130 से 150 के रेंज में ट्रेड करने लगा। ये सीवियर शॉक होगा इंडियन मार्केट के लिए। क्या इंपैक्ट होगा? इन्फ्लेशन भयंकर बढ़ेगा, आप सोच नहीं सकते कितना इन्फ्लेशन इंपैक्ट आएगा, स्पाइक होगा एकदम से, फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि सरकार को बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन सब चीजों को, जो तरह तरह की स्कीम चला रखे हैं उनको मैनेज करने के लिए। करेंसी आपकी सिवियरली वीक होगी। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि रुपया आपका 100 रुपए चला जाए, डॉलर, $1 का भाव 100 रुपए हो जाएगा अगर क्रूड 130 से 150 गया तो करेंसी आपकी भयंकर वीक होगी। जीडीपी ग्रोथ पर तब आधा से 1% का इंपैक्ट आ सकता है, एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आधा से 1% आपकी जीडीपी हिल जाएगी। एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज इंडिया की जीडीपी का अनुमान कम करने लगेगी, एकदम वो तुरंत 1% घटा देंगी कि भैया ये जो सिनेरियो बन रहा है कि $150 पे क्रूड ट्रेड हो रहा है, संभव नहीं है कि आप मैनेज कर पाए, आपकी ग्रोथ हिट होने वाली है, तो अपने अनुमान घटा देंगे। इसके आगे की कहानी भी हो सकती है कि वो रेटिंग वेटिंग पे भी बातचीत करने लगे, लेकिन जीडीपी तो पक्का नीचे कर देंगे। क्या क्या मार्केट इफेक्ट होगा इसका? स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, फिर मार्केट में चाहे वो एसआईपी वाले हों, चाहे एचएनआई वाले हों, चाहे एफआईआई हो, वो भैया बेचेंगे। अगर ये इस रेंज में क्रूड ट्रेड होने लगा हफ्ते 10 दिन 15 दिन, तो मार्केट में भयानक सेल ऑफ आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्लोबल इक्विटी करेक्शन होगा, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, हम कॉन्टेक्स्ट भारत का ले रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में होगा। अमेरिकी मार्केट जो इतने अभी भी बहुत प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, बुरी तरीके से टूट सकते हैं, तो ये ग्लोबल सेल ऑफ मार्केट में देखेंगे आप। अब विनर लूजर कौन होंगे? एनर्जी प्रोड्यूसर्स, अगेन वही तेल वाली कंपनियां भयंकर प्रॉफिट में जाएंगी, डिफेंस कंपनियों को भयानक फायदा होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भयंकर नुकसान होगा। ये जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स मैंने लिख दिया, इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कमर टूट सकती है अगर $150 पे क्रूड बिका तो, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी चांदी कट जाएगी, लेकिन उनको उनकी चांदी थोड़ी सी सरकार भी ले जाएगी, क्योंकि विंडफॉल गेन्स टैक्स लगा देगी। जो अलग एनर्जी कंपनी है, कोल कंपनी, पावर प्रोड्यूसर्स, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनको फायदा हो जाएगा, इनके ग्रोथ पे बढ़िया फायदा है, क्योंकि जो ये वाला सेक्शन है इसकी डिमांड अचानक से बहुत शूटअप हो जाएगी। गोल्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन शूटअप हुआ है, तो आपका गोल्ड भी शूटअप होगा भयंकर तरीके से, क्योंकि तब आपको इन्फ्लेशन कर्टेल करने के लिए इंटरेस्ट रेट का सहारा लेना पड़ेगा, और जैसे ही वो प्ले आता है तो गोल्ड आपका भाग जाएगा ऊपर। सबसे बुरी तरीके से कहां असर पड़ेगा नेगेटिव? एयरलाइंस कंपनियों की हालत खस्ता हो जाएगी, क्योंकि जब $150-125 के ऊपर क्रूड ट्रेड करेगा तो एटीएफ की कीमतें कमर तोड़ देंगी। एक एयरलाइन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें से 40% एटीएफ कॉस्ट होती है। एक आपको वो मजेदार बात बताऊं, आप जब फ्लाइट पे रन कर रहे होते हैं तो भयंकर आप तेल कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो आपके ऊपर बर्डन आएगा, किराए बढ़ेंगे, लोग यात्रा नहीं करेंगे, प्लस वॉर चल रहा, रिस्क है, तो बहुत ही भयानक इम्पैक्ट एयरलाइंस कंपनी पे आएगा। फिर उससे जुड़ी हुई टिकटिंग की कंपनी हो, वेंडिंग कंपनी हो, खाने की कंपनी हो, सब पे, एयरलाइन से जुड़ी हर बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट आएगा। डिफेंस लॉजिस्टिक्स कंपनीज, आप ये सिनेरियो तो 100 के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 100 के ऊपर क्रूड चलना शुरू हुआ, तो आपकी जितनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जो माल ढुलाई करती हैं, वो अपने फ्रेट चार्जेस बढ़ा देंगी, क्योंकि इतना महंगा डीजल खरीद के ट्रक चलाना बहुत मुश्किल काम है। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की हालत खस्ता होगी, जो डीजल से बसें चलती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनी मोड महंगा हो जाएगा, और जैसे ही वो महंगा होगा तो आपकी कमोडिटीज, ग्रेन्स या अदर कमोडिटीज की प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। अभी आप कुछ दिन रुकिए, आप देखिएगा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये रोना गाना शुरू कर देंगे कि भैया हमारा तो पड़ता नहीं पड़ रहा है, अब तो $100 पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि अभी सरकार ने बढ़ाया नहीं है। जैसे ही एक सिनेरियो आएगा कि सरकार भी भैया कितना बर्दाश्त करेगी, एक लिमिट से ज्यादा सरकार भी
बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि कंपनियों की कमर टूट जाएगी। अगर कंपनियां अंडर प्राइसिंग करके बेचेंगी तेल, पेट्रोल, डीजल या गैस, कब तक? हफ्ते, 10 दिन, महीना भर। लेकिन क्रूड 130 पे ट्रेड हो रहा है और आपको उतने पे ही हम दे रहे हैं, तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं कि अगर कंपनी को दाम बढ़ाने देंगे आप और उधर एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे तो कंपनी को फायदा हो जाएगा, सरकार बर्डन लेगी। सरकार बर्डन लेगी, फिस्कल इम्पैक्ट आएगा, तमाम जो सोशल स्कीम चल रहे हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? थोड़ा सरकार कम करेगी, थोड़ा कंपनियां बढ़ाएंगी। वो सिनेरियो आएगा, 100% आएगा अगर $130 पे क्रूड चला गया तो वो परिस्थितियां बनेगी। कंजम्पशन स्टॉक गिरेगा, महंगाई शूटअप होगी तो कंजम्पशन स्टॉक गिरेंगे। फिर ये चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के हो, या ये जो वाइट गुड्स की कंपनियां हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे। ऑटो कंपनी निश्चित तौर पे हिट होंगी, और ऑटो कंपनी तो अभी भी हिट हो रही हैं। तो ये एक पूरा सिनेरियो यहाँ पे बनेगा कि आपको थर्ड सिनेरियो काफी ज्यादा, बहुत ही मतलब बहुत ही खराब हो सकता है, सीवियर शॉक इसमें आ सकता है। तो ये था सिनेरियो नंबर 3। अब इन तीनों में से क्या सिनेरियो होगा, इसका प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि हमें ये सिचुएशन पता ही नहीं है कि इस समय ईरान के मन में क्या चल रहा है और यूएस के मन में क्या चल रहा है। वॉर कब पीक होके शांत होना शुरू होगा ये पता नहीं। मैं इतना, मेरा अनुमान है कि शायद मार्च के महीने में ये वॉर पीक आउट हो सकता है। खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, पीक आउट हो सकता है। तो वो सिनेरियो अगर बनता है तो इन तीन में से कोई एक सिनेरियो एट प्ले आएगा। लेकिन वॉर कब चलेगा, कब हॉर्मुज एकदम फ्री हो जाएगा स्ट्रेट कांट से, तो इन तीनों सिनेरियो को देखते हुए आपको अपने को ब्रेसअप करना है, अपने को मैनेज करना है, क्योंकि ये तीनों ही सिनेरियो में, चाहे वो 85 से 90 वाला ही क्यों ना हो, हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए, इक्विटी मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए और पर्सनल इनकम के लिए भी। ये था आज का ये स्पेशल एपिसोड कि पूरा मार्केट और इकोनॉमी का सिनेरियो समझाने के लिए। होपफुली आप इससे काफी कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे, और डिटेल में हम इस पे लगातार करते रहेंगे जैसे जैसे चीजें आगे बदलती रहेंगी। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट करके हमें बताइए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्ञान को थोड़ा आगे बढ़ाइए, अपने रिश्तेदारों को सबको बताइए कि भाई सिनेरियो कैसे समझें, इसको देखें। और सबसे अंत में सबसे जरूरी चीज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें बहुत जल्दी अपने को 1 लाख टारगेट से ऊपर ले जाना है, जो अभी भी कम है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल बटन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आई होप कि आपको इससे काफी फायदा होगा। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।